हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सीरीज, एक नया ड्रामा जिसका नाम है द गुड बैड मदर। ये कहानी है एक ऐसे औरत की जिसके पति को गलत तरीके से मार दिया गया, फिर वो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे को एक बड़ा वकील बनाने में लगा देती है। और ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो अपने मदर को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है उसकी मॉम ने उसका पूरा बचपन उससे छीन लिया है, उसे कभी एंजॉय नहीं करने दिया, क्योंकि उसकी मॉम उसे एक बहुत बड़ा वकील बनाना चाहती थी। तो कहानी की शुरुआत 1987 से होती है और हम देखते हैं यहाँ लोगों की जिंदगी बहुत आराम से कट रही होती है। सभी लोगों की जिंदगी फार्मिंग के अराउंड घूम रही होती है। और अब हम योंगशुन को देखते हैं जो कि एनिमल फीड शॉप पे काम कर रही होती है। और एक दिन उसका एक कस्टमर जिसका नाम हाईसिक होता है, वो आके उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। वो अपने साथ एक सुअर का बच्चा लाता है जिसके गले में अंगूठी बंधी होती है, लेकिन वो सुअर का बच्चा वहाँ से भाग जाता है और हाईसिक और योंगशुन दोनों सुअर के पीछे भागते हैं और किसी तरह उस सुअर को पकड़कर हाईसिक की अंगूठी योंगशुन को पहना देता है। और हाईसिक और योंगशुन की तुरंत शादी भी हो जाती है और कुछ समय बाद वो प्रेगनेंसी से ब्लेस भी होते हैं। हाईसिक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका बेटा 1988 में बॉर्न होने वाला होता है। ये ईयर बहुत ज्यादा खास होता है क्योंकि ये साल डबल ड्रैगन के नाम से जाना जाता है और ये 300 साल में एक बार ही आता है। वो लोग बहुत खुशी से अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं, लेकिन तभी सियोल ओलंपिक्स आ जाता है और ओलंपिक मार्च और मैराथन उस विलेज से पास होने वाला है। और वहाँ का रोड कंस्ट्रक्टर हाईसिक से उसका फार्म और पिक्सटी को डिमांड करता है। वो उससे उसके लिए थोड़े पैसे भी दे रहा होता है और हाईसिक के लिए उसका सुअरों का बाड़ा पूरी जिंदगी था, वो उसे किसी को भी ऐसे ही नहीं दे सकता था। तो वो अपना सुअर का बाड़ा देने से इनकार कर देता है और वो कंस्ट्रक्टर रात ही रात उसका सुअर का बाड़ा जला के राख कर देता है। हाईसिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उस कंस्ट्रक्टर के अगेंस्ट केस करता है, लेकिन वो केस हार जाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा सबूत नहीं होता। लेकिन फिर भी हाईसिक गिव अप नहीं करता। वो ढेर सारे एविडेंस कलेक्ट करता है और वो जाके अपने प्रोसिक्यूटर को दिखाता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो वापस से खोले। हाईसिक ने अपने प्रोसिक्यूटर पर भरोसा किया होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर ने पहले ही उसके प्रोसिक्यूटर को घूस दे के रखा था और वो प्रोसिक्यूटर कंस्ट्रक्टर को फोन करके बता देता है कि हाईसिक के पास बहुत सॉलिड एविडेंस है। और उसी रात कंस्ट्रक्टर हाईसिक का मर्डर कर देता है और कंस्ट्रक्टर सब कुछ ऐसे सेटअप करता है कि जैसे लगता है कि हाईसिक ने खुद अपनी जान ली है, यानी उसने सुसाइड की है। कंस्ट्रक्टर अपने रास्ते से सारी परेशानी हटा देता है। योंगशुन जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, अभी वो प्रेग्नेंट है, उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसका जैसे भगवान के ऊपर से पूरा भरोसा उठ चुका होता है, लेकिन वो अपने आप को उस बच्चे के लिए संभालती है जिसका अभी इस दुनिया में आना बाकी है। वो वहाँ पास के विलेज में चली जाती है एक नई जिंदगी शुरू करने और वो वहाँ जाकर एक सुअर का बाड़ा खोलती है और वापस से काम करना चालू कर देती है। लेकिन अभी उसकी जिंदगी से पूरी तरह परेशानी गई नहीं होती है। सारे गांव वाले मिलकर उसे अपोज करते हैं कि उसका सुअर का बाड़ा बहुत ज्यादा गंदगी क्रिएट कर रहा होता है और वो सब मिलकर उसके सामने जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो एक विधवा प्रेग्नेंट औरत है तो वो लोग कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन फिर भी एक औरत वहाँ आवाज उठाती है। वो औरत बोलती है कि मैं सिविल कंप्लेंट कर दूंगी, लेकिन योंगशुन भी डरती नहीं, वो भी जवाब देती है कि मैं भी केस दर्ज करूंगी मेरे बिजनेस में दखल अंदाजी देने के लिए। और तभी योंगशुन का वाटर ब्रेक होता है और उनका आर्गुमेंट वहीं पे रुक जाता है और वहाँ की सारी औरतें उसे डिलीवरी में मदद करती हैं। वहाँ के गांव वाले सैटेलाइट फोन के थ्रू क्लिनिक को कांटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें कनेक्शन मिल पाता बेबी डिलीवर हो जाता है। और जैसे योंगशुन अपने बेटे को जन्म देती है जिसका नाम कैंगहो होता है, उसी समय एक और औरत अपने तीसरे बेटी को जन्म दे रही होती है जिसका नाम मिंजू होगा। और साथ ही साथ वहाँ सैमसिक भी होता है जो वहाँ कुछ महीने पहले ही पैदा हुआ था। तो दोनों माओं को लगता है कि ये तीनों बड़े होकर बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन सैमसिक और कैंगहो बड़े होकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कैंगहो बड़ा होकर एक आइडियल स्टूडेंट बनता है, जबकि सैमसिक एक खराब बच्चा बनता है। वो हमेशा ट्रबल क्रिएट कर रहा होता है और उन दोनों के बीच एक ही चीज कॉमन होती है, वो थी मीजू, उनकी दोस्त। मीजू बड़ी होकर एक बहुत बोल्ड लड़की बनती है जिससे उसके पापा खुद डरते हैं। उसके पापा उसके मदर को हमेशा गालियां दे रहे होते हैं कि तुमने मुझे आज तक एक लड़का नहीं दिया, लेकिन उसके पापा मीजू के सामने ये सब बात नहीं करते थे क्योंकि उसके पापा मीजू से खुद डरते थे। योंगशुक अपने बेटे कैंगहो को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बड़ा कर रही होती है। कैंगहो ने अपना बचपन एंजॉय नहीं किया है जैसे कि दूसरे बच्चे कर रहे होते हैं। उसका जिंदगी का खाली एक ही मकसद था, वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा प्रोसिक्यूटर बने, यानी एक बहुत बड़ा वकील। और उसके लिए उसे बहुत मेहनत लगा कर पढ़ना होगा। वो अपनी मॉम से नफरत करता है क्योंकि उसकी मॉम कभी उसे खेलने नहीं देती, दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं करने देती और ना ही कभी उसे स्कूल पिकनिक पे भेजती है। लेकिन जो भी हो, अब वो हाई स्कूल में पहुंच चुका है और अपनी मदर के ड्रीम को पूरा करने के बहुत पास है, यानी वो प्रोसिक्यूटर बनने ही वाला है। उसको बस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक करना है और उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो लंच ब्रेक में भी पढ़ ही रहा होता है। और सैमसिक को कैंगहो को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा होता है और सैमसिक कैंगहो को स्टोरेज रूम में लॉक करके चला जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा क्लास अटेंड ना कर पाए। लेकिन सैमसिक को यह नहीं पता कि उस रूम में मीजू पहले से ही अंदर थी। और जब कैंगहो को बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है कि वो बाहर नहीं जा पा रहा है, तब मीजू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है क्योंकि मीजू कैंगहो को पसंद करती है और उसको अच्छा लगेगा जब वो अकेले उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाली
वाली है। लेकिन फिर भी कैंग हो वहाँ पे भी पढ़ना चालू करता है। वो मीजू की तरफ एक भी बार देखता भी नहीं। और जब सैमसिक को उसकी माँ से पता चलता है कि कैंग हो और मीजू दोनों घर नहीं आए, तो उससे बहुत पछतावा हो रहा होता है कि उसने कैंग हो को क्यों लॉक किया। और वो स्कूल दौड़ के वापस जाता है और वो स्टोरेज रूम खोलता है। गाँव वाले उन पर डाउट कर रहे होते हैं कि वो दोनों अंदर कर क्या रहे थे। लेकिन युंगशुक जो कि कैंग हो की मॉम होती है, उसको चिंता होती है कि कैंग हो का स्टडी शेड्यूल ना बिगड़ जाए, क्योंकि युंगशुक के लिए कैंग हो का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस इम्पोर्टेंट दिन जिस दिन कैंग हो का एग्जाम होता है, वो अपना एग्जाम मिस कर देता है। कैंग हो ने एग्जाम को इसलिए मिस किया होता है क्योंकि मीजू का एक्सीडेंट हो गया था। कैंग हो की पूरी लाइफ उसकी माँ कंट्रोल कर रही थी, और जब उसने एग्जाम को मिस कर दिया मीजू के एक्सीडेंट की वजह से, तो उसे समझने के बजाय वो उसे वापस से बोलती है कि तुम्हें इस टॉर्चर से निकलना है कि नहीं। अगर तुम्हें इस टॉर्चर से निकलना है, तुम्हें एक प्रोसिक्यूटर बनना ही होगा। और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि कैंग हो एक बहुत बड़ा प्रोसिक्यूटर बन भी गया है। और हम देखते हैं कि अभी अभी उसने एक कंस्ट्रक्टर सुपरवाइजर के खिलाफ एक केस जीता है, जिसकी वजह से एक मजदूर की लाइफ चली गई थी। तो इसी तरह एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।